किसी समय कहा जाता था कि राजस्थान की राजनीति में जिस पार्टी ने मेवाड़ और वागड़ में अपना वर्चस्व जमाया, वह समझो सत्ता में आया। लेकिन धीरे धीरे यह मिथक टूटता गया और अब ऐसा नहीं है कि मेवाड़ में जीतकर ही राज्य की सत्ता हासिल की जा सकती है। दरअसल मेवाड़ और वागड़ की बात की जाए तो बहुत बड़े नाम उभर कर आते हैं। जो पहले थे, मामा बालेश्वर दयाल का नाम मेवाड़ और वागड़ की धरती पर बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उसके बाद राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल हरिदेव जोशी है, पूर्व मंत्री भीखा भाई है और हाल अभी पिछली बार चुनाव नहीं लड़ने वाले नंदलाल मीणा जनजाति मंत्री हैं। उनका नाम मेवाड़ और वागड़ में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उसी धरती पर वर्तमान में डॉक्टर गिरजा व्यास हैं, सीपी जोशी हैं, मालवीय है। ये नेता अभी यहां राजनीति में सक्रिय है। हालांकि डॉक्टर गिरजा व्यास पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद में इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं गुलाबचंद कटारिया, जिनका उदयपुर में एक छत्र वर्चस्व रहा था, वे अब राज्यपाल बन चुके हैं और सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके हैं। कुल मिलाकर वागड़ और मेवाड़ की बात करें तो कुल मिलाकर 6 जिले आते हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। और यहां कुल मिलाकर विधानसभा की 28 सीटें हैं और 28 में से 16 सीटों पर जनजातियों का दबदबा है। जनजातियों के लिए अधिकांश सीटें आरक्षित है, वहीं कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के अलावा उदयपुर की 3 सीटें सामान्य हैं, बाकी सभी सीटें यहां आरक्षित है। इसलिए सामान्य जातियों के लिए वागड़ और उदयपुर में बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में सामान्य वर्ग भी दबदबा रखता है। कुल मिलाकर अब 2023 के लिए यहां मतदान हो चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जाना तो मुश्किल है कि यहां किसका दबदबा रहेगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट दिख रही है कि इस क्षेत्र में पहले बीटीपी और अब बीटीपी के साथ ही कुछ हिस्सा टूटकर बीएपी बनी है और इन दोनों दलों ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर ग्रामीण की कुछ सीटों पर अपना दबदबा साबित किया है। और इस बार भी यह दोनों पार्टियां वोट बैंक में बड़ा डेंट करने वाली है। अब समझा जा सकता है कि यहां अगर डेंट हुआ तो किस पार्टी के खाते में वह डेंट जाने वाला है। हालांकि यहां किसी जमाने में जनता दल का दबदबा हुआ करता था। जनता दल के अलावा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही यहां रहती थी, लेकिन जब देश भर में जनता दल के कई टुकड़े हुए, अलग अलग धड़ों में जनता दल बढ़ता गया, तो यहां भी जनता दल कमजोर हुआ और अब जनता दल का यहां वर्चस्व लगभग समाप्त हो चुका है। उसी की जगह अब बीटीपी और बीएपी दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपना सिक्का जरूर जमा लिया है। ऐसे में यहां जो 28 सीटें हैं उनमें बीटीपी और बीएपी आई है, तब से तो भाजपा को घुसपैठ करने की जगह ज्यादा मिली ही है। लेकिन 2013 में जब पूरे राजस्थान में भाजपा बम्पर सीटें जीतकर 163 सीटें कुल राजस्थान में लाई थी, तब इस क्षेत्र में भाजपा ने सर्वाधिक सीटें 10 जीती थी। यानी कि इस क्षेत्र में अब भाजपा कांग्रेस से ज्यादा मजबूत इसलिए हो गई है कि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था वह अब छिटक कर बीटीपी और बीएपी में चला गया है। वहीं भाजपा का कोर वोटर जो कि सामान्य वर्ग है, वहीं उसमें कुछ जनजाति के नए चेहरों को भाजपा ने मौका देकर अपनी जड़ें इस क्षेत्र में मजबूत तरीके से जमा ली है। अब इन 28 सीटों की बात करें तो करीबन 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीटीपी या बीएपी के उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और उनको कितनी सीटें मिलेंगी यह अलग बात है, लेकिन वे उम्मीदवार 7 से 8 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां की प्रमुख सीटों की बात करें तो बागीदोरा एक ऐसी सीट है जहां महेंद्रजीत मालवीय राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्य समिति सदस्य हैं। वे लगातार अपना दबदबा बनाए हुए हैं और इस बार भी
स्पष्ट है कि उनके सामने अन्य दलों की चुनौती बहुत बड़ी नहीं नजर आ रही है। वहीं बांसवाड़ा सीट पर अर्जुन बामणिया भी राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, वे लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान नहीं है क्योंकि बीटीपी और बीएपी के उम्मीदवार इस सीट पर कांग्रेस के मूल वोट बैंक को डेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डूंगरपुर में पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन पंचायत चुनावों में भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था जिला प्रमुख के लिए, क्योंकि यहां बीटीपी का जिला प्रमुख बन सकता था क्योंकि सर्वाधिक सीटें बीटीपी के पास थी। उसके बाद में यहां अब बीटीपी उस बात का प्रचार पूरे आदिवासी अंचल में कर रही है कि भाजपा और कांग्रेस की दोस्ती है। ऐसे में डूंगरपुर की सीटों पर अब बीटीपी और बीएपी, क्योंकि बीटीपी से ही टूट के दोनों विधायक बीएपी बनाने के बाद में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में यहां अब बीटीपी और बीएपी डूंगरपुर में बांसवाड़ा की बनिस्पत कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में सिर्फ 2 सीटें हैं जहां एक पर कांग्रेस और एक पर भाजपा का मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है, क्योंकि रामलाल मीणा इस वक्त विधायक हैं प्रतापगढ़ से। इस बार भी उनकी स्थिति लग रही है कि वे मजबूत हैं, यानी कि प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से एक सीटों पर बराबर का मुकाबला नजर आ रहा है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में सलूम्बर और उदयपुर ग्रामीण में इस बार कांग्रेस मजबूत मुकाबला करते हुए नजर आ रही है। वहीं उदयपुर शहर की बात करें तो यहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ को टिकट मिला है। गौरव बल्लभ इससे पहले झारखंड में चुनाव लड़ने गए थे विधानसभा का, लेकिन वहां उनकी हार हुई। अब वे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऐसे में उदयपुर से वे टिकट लेकर आए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उदयपुर में उनके कदम बहुत मजबूती से टिके हुए हैं मतदान के बाद। और बाकी खबरों के अनुसार लगता है कि गौरव बल्लभ यहां सिक्का जमा पाएंगे, इसकी संभावना कम है। पिछली बार इस सीट पर डॉक्टर गिरजा व्यास और गुलाबचंद कटारिया का नजदीकी मुकाबला हुआ था, जिसमें गुलाबचंद कटारिया ने हमेशा की तरह अपना वर्चस्व कायम रखते हुए जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि भाजपा यहां मजबूत तो नजर आ रही है, लेकिन क्या गुलाबचंद कटारिया वाला दबदबा भाजपा का बना रहता है या अंतराल कम होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखने के लिए। इसके अलावा बात करें राजसमंद जिले की, तो राजसमंद जिले में 2 सीटें ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली सीट है नाथद्वारा। नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी का मुकाबला उदयपुर राजघराने के विश्वजीत से हो रहा है। ऐसे में मुकाबला काफी रोमांचक है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर सीपी जोशी ने इस क्षेत्र में बहुत काम कराया है। निश्चित तौर पर वे एक अच्छे विकास पुरुष साबित हुए हैं, लेकिन क्योंकि मुकाबला हमेशा जातिगत होता है, पहले भी जब डॉक्टर सीपी जोशी की यहां हार हुई थी तो सामने राजपूत कैंडिडेट कल्याण सिंह थे, जिन्होंने सीपी जोशी को पहले 1 वोट से हराया था। और अगला चुनाव जब सीपी जोशी ने नहीं लड़ा था तब भी कल्याण सिंह की जीत हुई थी। ऐसे में सभी की निगाहें नाथद्वारा पर टिकी है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वे चुनाव जीतकर आएंगे, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का इतिहास ऐसा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष रहे व्यक्ति नेता अगले सदन में जीतकर नहीं आ पाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि नाथद्वारा से सीपी जोशी जीतते हैं या विश्वजीत सिंह जो आए हैं उदयपुर राजघराने के, अभी हाल ही भाजपा में शामिल होकर उम्मीदवार बने हैं, वे सदन में पहुंचते हैं। ऐसे में यहां सबकी नजर लगी हुई है। वहीं जहां तक राजसमंद की बात है तो यहां किरण माहेश्वरी का दबदबा था। उनके निधन के बाद उपचुनाव में उनकी पुत्री ने भाजपा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भाजपा का एक दड़ा बागी के साथ है। ऐसे में इस बार किरण माहेश्वरी की पुत्री जो भाजपा की उम्मीदवार है, उनकी राहें बहुत आसान नजर नहीं आ रही है। यहां मुकाबला काफी रोमांचक और त्रिकोणीय है, जिसमें ऊंट किस करवट बैठेगा यह 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके अलावा बात की जाए
तो कुंभलगढ़ जो सीट है वहां से सुरेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा के अपना दबदबा रखते आए हैं और इस बार भी वे मजबूत स्थिति में है, ऐसा कहा जा रहा है। वहां की खबरें जो निकल कर आई है उसमें सुरेंद्र राठौड़ एक बार फिर मजबूत भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मौजूद हैं। वहीं अब बात करें चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ की 2 सीटें निम्बाहेड़ा इसलिए चर्चा में है क्योंकि राजस्थान के मंत्री उदयलाल आंजना वहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उदयलाल आंजना की मजबूत उपस्थिति के बावजूद इस बार कांग्रेस में भीतरघात नजर आ रहा है। ऐसे में वहां पर भाजपा के पैर इस चुनाव में मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी सीट की है तो वह चित्तौड़गढ़ सीट की है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर इस बार भाजपा ने जयपुर के विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा और विरोध होने पर उन्हें यहां चित्तौड़गढ़ शिफ्ट कर दिया और चंद्रभान सिंह आक्या अब बागी के रूप में बड़ी चुनौती भाजपा के लिए बने हुए हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ सीट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और कहा जा रहा है कि चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटवाने में सीपी जोशी की भूमिका थी। यही प्रचार पूरे चुनाव में हुआ है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ सीट पर अब इस मुकाबले में चंद्रभान सिंह आक्या बागी के रूप में जीतकर सदन में पहुंचते हैं या कांग्रेस का फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पुराने उम्मीदवार यहां से फिर मैदान में हैं, जो एक बार विधायक रहे हैं फिर लगातार चुनाव हारते रहे हैं। ऐसे में यहां मुकाबला काफी रोमांचक त्रिकोणीय है, लेकिन जिस तरह से चंद्रभान सिंह आक्या के लिए पूरा चित्तौड़गढ़ एकजुट दिखता है, ऐसे में वे मजबूत नजर आते हैं। वहीं बेगू सीट की चर्चा है राजेंद्र विधुड़ी के लिए। राजेंद्र विधुड़ी वैसे तो दिल्ली के नेता हैं, लेकिन यहां आकर वे बेगू से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब फिर वह बेगू सीट से मुकाबले में है। उनका विरोध बहुत है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मजबूती से पांव जमा रखे हैं। हालांकि भाजपा यहां सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत नजर आती है और यही कारण है कि राजेंद्र विधुड़ी के कुछ जो वीडियो वायरल हुए उनके व्यवहार को लेकर वह आम लोगों तक पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस का एक बड़ा तबका है जो राजेंद्र विधुड़ी के विरोध में है। अब वह विरोध मतदान के दौरान भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है तो निश्चित मानिए कि राजेंद्र विधुड़ी को नुकसान होना तय है, अन्यथा यहां मुकाबला काफी रोमांचक और रोचक होगा। कुल मिलाकर पूरे वागड़ और मेवाड़ की 28 सीटों की बात करें तो इस बार यहां भाजपा लगातार मजबूत नजर आ रही है। इसका कारण अन्य बातें तो है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर वागड़ की सीटों पर बीटीपी और बीएपी ने मजबूत पकड़ बनाई है। यह मजबूत पकड़ आदिवासी युवाओं के जरिए बनाई है। ऐसे में देखना यह होगा कि जिस क्षेत्र को लेकर कहा जाता था कि यहां जीतने वाले की सत्ता बनती है, वह तो मिथक टूट चुका है, लेकिन इस बार लगता है कि यहां भाजपा जिस मजबूती के साथ पैर जमाए हुए है, अगर वैसे ही परिणाम आते हैं तो एक बार फिर यह मिथक साबित होगा कि जो वागड़ और मेवाड़ में ज्यादा सीटें जीतती है वही पार्टी सत्ता में आती है। फिलहाल ऐसा ही नजर आता है। कुल मिलाकर वागड़ और मेवाड़ कांग्रेस को इस चुनाव में निराश करता हुआ नजर आ रहा है।